बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने अपनी बायो का सेकंड चैप्टर डिस्कस करना है और सेकंड चैप्टर है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और ये हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इस चैप्टर में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है उस हवाले से। ठीक है जी बेटा। टर्म जो जिक्र हुआ है आपके चैप्टर के टाइटल के तौर पे भी और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, दिस वन इज बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। टर्म इज बायो, बायो मीन लाइफ, आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। अब साथ इसके टर्म यूज हुई है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दरअसल आप लोगों ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। सो बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड्स, डिफरेंट जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। अब एक टर्म यूज होती है बायोकेमिस्ट्री, इससे भी बेटा आप लोग फेमिलियर हैं। ठीक है। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है ये जो बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये ब्रांच बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है। अब इसी के साथ उन्होंने जिक्र किया कि ये इसका जो कंसर्न है ये डील करती है विद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता चलूं। बेटा ये ब्रॉड टर्म है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कहते हैं जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंबाइन होते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबोलिज्म कहलाता है। और अगर लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है या कंपाउंड्स जो है या सब्सटेंसेस, वो जब कन्वर्ट होंगे, उनकी ब्रेकडाउन होगी इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो हम उनको उस प्रोसेस को नाम देंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबोलिज्म का नाम देंगे। तो ओवरऑल एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कलेक्टिवली जो है हम इसको मेटाबोलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है, सिंपलर वन में कन्वर्ट होते हैं, दिस एंड दैट। फिर हमने ये भी पढ़ा कि स्मॉल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो दोनों चीजें आ जाती हैं, एनाबोलिज्म भी आ जाता है और कैटाबोलिज्म भी आ जाता है। जी बेटा, अगर हम बात करें इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को या इस जो हमने स्टडी करना है इन बायोकेमिस्ट्री, तो दरअसल इनका मेन कंसर्न किसके साथ होता है, ये किसके साथ डील करते हैं, विद एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या चीज है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर। जब बॉडी के इंटरनली हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे ह्यूमन है चाहे प्लांट है, कोई भी बॉडी है उसके डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको स्टडी करना। फार्माकोलॉजी है, स्टडी ऑफ मेडिसिन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बेनिफिट्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, किसी भी प्रोसेस के जरिए से, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं जो हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में इतने ह्यूमन बीइंग्स हैं, इतनी एनिमल्स की पॉपुलेशन है, और इस एनिमल्स की पॉपुलेशन में कितने ह्यूमन बीइंग्स होंगे, कितने अदर एनिमल्स होंगे, उनकी कैटेगरीज। तो ये जो कैलकुलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हम उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस हवाले से। नेक्स्ट हम मूव करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बेटा ये टर्म प्रोटोप्लाज्म से आप लोग फेमिलियर होंगे। प्रोटोप्लाज्म बेटा कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ये सेल के हवाले से टर्म है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं आता। सो साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट एज कंपेयर टू प्रोटोप्लाज्म। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, सो अगर हम बात करें बेटा बायो एलिमेंट्स, या इनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स की भी नाम, या बायोजेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा 25 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं आउट ऑफ 92, जो कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, या प्लांट्स वगैरह हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 92 में से 25 इनमें मौजूद होती है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें बेटा तो इसमें 16 मौजूद होते हैं आउट ऑफ 25 बायो एलिमेंट्स। तो इनको बेटा हम क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में, मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स। ये तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर एलिमेंट्स के हवाले से। मेजर मीन कि वो जो हमारे सेल का या हमारे प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पोर्शन पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का आप कह सकते हैं कि 99% मैक्सिमम जो एलिमेंट्स जो उसकी कंपोजिशन का हिस्सा होंगे, तो वो मेजर एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये बेटा ये टोटल 6 इन नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास माइनर। माइनर मीन लेस देन 1%, ठीक है। और इसमें हमारे पास पोटाशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम आ जाता है। उसके बाद बेटा ट्रेस एलिमेंट, लेस देन 0.01%, कम से कम, बहुत थोड़ा, थोड़ी सी मिकदार में। और ये हमारे पास आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। बेटा हमने ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स, जो बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनके हवाले से। अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग बेटा देख लें। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि बायोमॉलिक्यूल्स बेटा ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह वाटर हो गया, तो वाटर जो है हमारे पास ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। वाटर की एग्जांपल मैंने दी। ऑर्गेनिक में देखें तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो बेटा एक तरफ से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, परसेंटेज शो की हुई है अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस बेटा उन्होंने एलिमेंट्स का जिक्र किया है कि इनकी किस तरह कंपोजिशन हम देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो है मेजर एलिमेंट्स तो मौजूद होते ही हैं, उनमें जो कैटेगरीज हैं उनको भी हम देखते चलें। 65% बेटा ऑक्सीजन मौजूद होता है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। नीचे उन्होंने बेटा माइनर एलिमेंट्स का भी जिक्र किया है और ट्रेस एलिमेंट्स का भी जिक्र किया है। नेक्स्ट बेटा आगे हम एक कंपैरिजन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट आंसर में अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन द कंपैरिजन proportion of various biomolecules in bacterial and mammalian cells। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों, ठीक है, और उसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल में उस बायोमोलिक्यूल की कितनी कंपोजिशन होगी और मैमेलियन सेल में उस बायोमोलिक्यूल की कितनी कंपोजिशन मौजूद होगी। तो बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले वाटर का जिक्र है, तो वाटर देखें बेटा बैक्टीरिया में भी 70% और मैमेलियन सेल में भी 70% मौजूद होता है। प्रोटीन की बात करें तो 15% बैक्टीरियल सेल में, 18% बेटा मैमेलियन सेल में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% है, 4% मैमेलियन सेल में है। लिपिड्स की बात करें तो बेटा 2%
बैक्टीरियल सेल में, और 3% जो है बेटा ये मेमिलियन सेल में मौजूद होता है। डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% है, मेमिलियन सेल में 0.25%। और अगर आरएनए की बात करें बेटा बैक्टीरियल सेल में 6%, जबकि मेमिलियन सेल में 1.1% मौजूद होता है। इसके अलावा बेटा अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जिक्र है, लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स। अब बैक्टीरियल सेल में देखें तो बेटा 2% होते हैं, मेमिलियन सेल में भी 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस की अगर बात करें, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट या सल्फाइड वगैरह, बेटा ये दोनों में बैक्टीरियल सेल में भी और मेमिलियन सेल में भी 1% मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है, इनकी आगे बहुत ज़्यादा डिटेल भी है। यहाँ जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इसको इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखते हैं। जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऑलरेडी मैं इसको लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, इस मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये कहाँ पे होते हैं बेटा? inclusions of the cells, inclusion small particles, small substances सेल के अंदर, ठीक है। और ये फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हो सेल के अंदर उनको कंप्लीट किया जा सके, रन किया जा सके, उससे एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। कोई भी, मैंने आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एनाबोलिज्म भी हो सकता है, कैटाबोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स है बेटा, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में होती हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन हो गए, राइबोसोम्स, अच्छी तरह पता है, हमने इसको ऑरिजिनली भी डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस है, साइटोस्केलेटन में मौजूद। उसके अलावा एंजाइम्स ऑफ द सेल, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स की अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती हैं, खासतौर पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात की, या फिर इंक्लूजन्स स्मॉल सब्सटेंसेस सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। एंड लिपिड्स के साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, एक रिजर्व एनर्जी सोर्स है, शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सेल्स को इंसुलेट करते हैं, यानी कि इंसुलेशन का काम भी ये करते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं, डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है। डीएनए क्रोमोसोम में मौजूद होता है, जितनी भी सेल एक्टिविटीज हैं सब ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ अगर हम न्यूक्लिक एसिड की भी बात करें, आरएनए की, पहले तो मैंने न्यूक्लिक एसिड डीएनए की बात की, अगर आरएनए की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बट कंपोजिशन में हमने कहा था कि वेरी करता है, डिफरेंट मतलब वेरिएशन आपको मिलती है दोनों में। और साइटोप्लाज्म में भी ये मौजूद होता है, और इसका मेन रोल यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है और उसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, दिस वन इज कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। दरअसल इस टॉपिक में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो दो टर्म यूज हुई है ये रिलेट कर रही है रिएक्शंस के साथ, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाऊं आप लोगों को बेटा कि जितने भी अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें ह्यूमन बॉडीज के अंदर, जैसे अभी मैं भी आप लोगों के सामने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की बात कर रहा था, तो रिएक्शन दो तरह से होते हैं, या कंडेंसेशन हो या हाइड्रोलाइसिस हो। अगर हम बात करें थोड़ा सा आप ऐसा समझिए कि बेसिक पॉइंट्स की तरफ मैं आपको लेके जाऊं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, और ये बनते कैसे हैं साफ ज़ाहिर है, रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनकी रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, तब जाके ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये रिपीटिंग यूनिट से जब ये बनेंगे और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे, हम इनको फिर नाम देते हैं पॉलीमर्स का।
पोली मीन मैनी, मर्स ये यूनिट्स है। मैनी स्मॉल यूनिट्स मिलके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, तो हम उनको फिर पॉलीमर्स का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें पॉलीमर्स की एक इंडिविजुअल यूनिट्स की है, जिसको मैं माइक्रोमोलिक्यूल का नाम भी दे रहा हूँ, हम उसको सिंगल यूनिट यानी कि हम उसको मोनोमर का नाम देंगे, वो मोनोमर कहलाएगा। ठीक है, अब मोनोमर क्या होंगे, साफ ज़ाहिर है, या तो ये सिंपल यूनिट्स है ना, ज्वाइन होंगे, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, और वही मैक्रोमोलिक्यूल अगेन जब कन्वर्ट होंगे तो स्मॉल यूनिट्स में, जिनको हम मोनोमर्स का नाम। सो ये पॉलीमर्स और मोनोमर्स, मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर बना देंगे, और वही पॉलीमर्स की जब ब्रेकडाउन होगी तो स्मॉल मोनोमर्स बन जाएंगे। तो इसी बेस पे जो कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं, इंटर कन्वर्जन आपको नजर आ रही है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये दो तरह से कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिएक्शन वाइज भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंडेंसेशन की बात करूँ। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो स्मॉल यूनिट्स हैं। जस्ट पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं एग्जांपल से आपको ये जो डायग्राम दी हुई है यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है कंडेंसेशन में कि दो स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। अब जरा एग्जांपल की तरफ आ जाए, एग्जांपल में समझिएगा बेटा। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जो पिंक स्ट्रक्चर में आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं पिंक कलर में, ये अगर आप गौर करें बेटा, ये जब कंबाइन करेंगे, दो मौजूद है, सॉरी तीन मौजूद है, ठीक है, तीन, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये तीन जब कंबाइन करेंगे तो तीनों की कॉम्बिनेशन से जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो एक चेन बनेगी, फिर हम उसको पॉलीमर भी कह सकते हैं। बट यहाँ तीन है तो हम इसको ट्राइमर का नाम भी दे सकते हैं, अगर दो होते तो हम इसको डाइमर का नाम देते। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ना आपको डिटेल की तरफ लेके जा रहा हूँ बेटा। ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ग्लूकोज का, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रिंग स्ट्रक्चर को सामने रखें तो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ अटैच नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ समझाना मकसद क्या है बेटा, कि जब ये कंबाइन होने लगते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल का यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल यानी कि OH, और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा वो इन दोनों की बॉन्डिंग में हेल्प करेगा। आप देख सकते हो, पहले स्टेप में देखें ना आप, पहले स्टेप में देखें दोनों के हाइड्रोक्सिल मौजूद है, नीचे वाले स्टेप में देखें तो वो जो हाइड्रोक्सिल, एक का हाइड्रोक्सिल निकल गया और एक का हाइड्रोजन निकल गया, और उन्होंने बना दिया H2O। ठीक है, और दरम्यान में देखें ऑक्सीजन ने दोनों को कंबाइन कर दिया। और ये दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, यानी कि ये तीनों जो मिल रहे हैं, इनके मिलने से क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। और वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, एक अपना हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करेगा और एक अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और ये कंडेंसेशन में ऑलरेडी मैं शुरू में जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो उस पर ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बेटा ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम वाटर की मौजूदगी में, वाटर इंक्लूड करके हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे। यानी कि जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि पॉलीमर की ब्रेक डाउन होती है तो वो मोनोमर में कन्वर्ट होता है, और मोनोमर जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उस पॉलीमर को, यहाँ पे तीन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, हम ट्राइमर की बात कर लेते हैं, तो ट्राइमर की ब्रेक डाउन करनी है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये तीन मोनोमर्स में कन्वर्ट आपको नजर आएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये प्रोसेस वाटर की मौजूदगी में, हाइड्रो लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, लाइसिस की तरफ जहां भी आए समझ जाइएगा कि ब्रेक डाउन की बात हो रही है, यानी कि हम उसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसकी हमने ब्रेक डाउन कर दी। डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं,
मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर वंस, ऑलरेडी डायग्राम में भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोनों कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस में आप देखिए यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है दोनों के दरमियान में, यानी कि जो आपको प्राइमर नजर आ रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दोनों जगहों पे जहाँ पे बॉन्डिंग है वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद अगेन क्या होगा, दोनों तरफ से पहला दूसरा तीसरा जितने भी यहाँ पे मौजूद है मोनोमर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और उनके साथ जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंप्लीट मौजूद होगा। तो ये तो था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो हमारा टॉपिक है वाटर की इम्पोर्टेंस और वाटर की जो प्रॉपर्टीज है हम उसको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आप लोगों को जो आप लोगों की असाइनमेंट्स है उसके भी इंशाल्लाह टॉपिक बताता जाऊँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।